हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टाका फ्लाइट 110 का वेदर रडार ये दिखाता है कि प्लेन के आगे एक छोटा सा तूफानी बादल है, लेकिन उस छोटे तूफान के आगे एक विशालकाय बर्फीला तूफान छुपा हुआ था। जैसे ही प्लेन इस तूफान में इंटर किया, इसके साथ मुश्किलें बढ़ने लगी। एक ही समय में दोनों का दोनों इंजन फेल हो गया, लेकिन फिर भी कैप्टन ने बहुत ही बहादुरी से प्लेन को ग्लाइड कराते हुए एक फील्ड में लैंड करा दिया। अब आगे की कहानी जारी रखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे नए चैनल के बारे में, जिसका नाम है AR एयरलाइंस। यहाँ पर मूवी क्लिप्स को डिटेल में एनालिसिस करके ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी घटना रियल लाइफ में हो जाए तब क्या होगा। मूवीज में तो सुपर हीरो या हमारा क्रिस आ सकता है बचाने के लिए, पर रियल लाइफ की कहानी कुछ और होती है। तो मेरे नए चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये प्लेन तो किसी तरह से लैंड कर गया। एक अनहोनी तो टल गई, लेकिन दूसरी शुरू हो गई। मुसीबत ये कि इस प्लेन को वापस से सर्विस सेंटर कैसे ले जाएं। करोड़ों रुपए के प्लेन को तो खेत में नहीं छोड़ा जा सकता। अब कई सारे इंजीनियर्स ने कहा कि हम इसके विंग्स को खोलकर अलग कर देंगे, इसके बाद बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके हम सर्विस के लिए ले जाएंगे। पर ऐसा करने से समय बहुत ही अधिक लगने वाला था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती, धरती सूख नहीं जाती, तब तक इस काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल था। घटना के 3 दिन बाद बोइंग के इंजीनियर्स प्लेन का इंस्पेक्शन करने के लिए घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक प्लेन का इंस्पेक्शन किया और कहा कि ये प्लेन उड़ सकता है, इसके पार्ट्स को अलग करने की जरूरत नहीं है, बस इसके खराब इंजन को हटाकर नए इंजन का जुगाड़ करना होगा। अब ये एयरलाइन कंपनी पर डिपेंड करता था कि आप अपने प्लेन के साथ क्या करना चाहते हैं। करीब 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जमीन बिल्कुल ही सूख चुकी थी। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी ने यह डिसाइड किया कि हम इसके इंजन को चेंज करके इसी घास के मैदान से प्लेन को टेक ऑफ कराएंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये प्लेन तो खेत में लैंड किया था, ना कि किसी रोड में। यहाँ धूल, मिट्टी और घास के अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसे केस में इतना भारी विमान कैसे टेक ऑफ कर सकता है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, प्लेन के टैंक में लाखों गैलन फ्यूल डाला जाता है, जिसके कारण प्लेन का वजन भी काफी बढ़ जाता है। इसके बाद प्लेन में सैकड़ों पैसेंजर्स भी रहते हैं, उनके साथ उनका लगेज भी होता है। इससे प्लेन का वजन और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन फ्लाइट 110 को इस घास के मैदान से टेक ऑफ कराने में कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि इस प्लेन में उतना ही फ्यूल डाला गया जितनी जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ना तो इसमें कोई पैसेंजर था और ना ही उनका लगेज। ऐसे में इस हल्के प्लेन को घास में भी रन कराया जा सकता है, और सिर्फ बोइंग 737 को ही नहीं, बल्कि लगभग सारे प्लेन्स को घास में रन कराया जा सकता है, बशर्ते कुछ बड़े प्लेन्स को छोड़कर, जैसे कि एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777। ये प्लेन्स वजन में काफी भारी होते हैं और इसका विंग्स का फैलाव भी काफी अधिक होता है। इतने अधिक फैलाव के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो इसका विंग्स ग्राउंड से रगड़ खा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अंटार्कटिका के ऊपर प्लेन को फ्लाई कराते हैं और किसी वजह से आपको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़े, तो आपको किसी रनवे को खोजने की जरूरत नहीं है। बर्फ की मोटी परत की वजह से प्लेन को किसी रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा अटलांटिक ही रनवे है। फ्लाइट 110 के इंजन को बदला गया और इसमें उतना ही फ्यूल डाला गया जितनी की जरूरत है। इसके बाद ये उस घास के मैदान से टेक ऑफ कर गया। ये इमरजेंसी लैंडिंग इतना सक्सेसफुल था कि प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार प्लेन नदी में, समुद्र में या सिटी में भी क्रैश हो जाता है। ऐसे में उन प्लेन्स का क्या होता है? दोस्तों, प्लेन क्रैश या इमरजेंसी लैंडिंग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, टोटल लॉस, यानी कि प्लेन का कोई भी पार्ट दोबारा से यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा, कम डैमेज के साथ प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा देना। तो सपोज एक प्लेन समुद्र में क्रैश करता है। ऐसे में ज्यादातर प्लेन्स के पार्ट्स को दोबारा से यूज में नहीं लिया जाता। इसीलिए हर एक पार्ट को समुद्र से निकालने की जरूरत नहीं होती।
अगर कोई पार्ट निकाला जाता है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। इसके लिए बहुत बड़े बड़े समुद्री क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कोई प्लेन जमीनी एरिया या सिटी में क्रैश करे तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि टोटल लॉस डिक्लेयर करे या ना करे। इसके बाद प्लेन के मलबे को ट्रक में लोड करके रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है, अगर वो रिपेयर होने के लायक हो तो, यानी कि माइनर डैमेज हो तो। अगर डैमेज थोड़ा अधिक हो जाए तो प्लेन के मलबे को बॉन्ड यार्ड में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे रिपेयर नहीं किया जाता बल्कि इसके पार्ट्स को अलग करके उसी मॉडल के किसी दूसरे प्लेन में फिट कर दिया जाता है। पर ये बॉन्ड यार्ड क्या होता है? दोस्तों, जब कभी भी किसी प्लेन को रिटायर कर दिया जाता है तब उन प्लेन्स को एयरपोर्ट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक प्लेन को एयरपोर्ट में खड़ा करने के लिए भी एयरलाइन कंपनीज को पैसे चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर किसी प्लेन को जब रिटायर कर दिया जाता है तब उसे ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर ये चार्ज बेहद ही कम होता है। इसे ही कहते हैं बॉन्ड यार्ड। आप इसे प्लेन का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। जरूरत पड़ने पर प्लेन के पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है और उसी मॉडल के किसी दूसरे प्लेन में फिट कर दिया जाता है। बॉन्ड यार्ड को रेगिस्तानी एरिया में बनाया जाता है जहां बलुआही मिट्टी पाई जाती है। ऐसी जगहों में मॉइस्चर कम होता है, जिसके कारण जंग लगने का खतरा भी कम हो जाता है और ऐसे जगहों में बारिश भी कम होती है। मतलब कि ऐसी जगह परफेक्ट होती है किसी रिटायर्ड प्लेन को रखने के लिए। खैर, अब आते हैं पॉइंट पर। अगर डैमेज इतना अधिक हो जाए कि ना तो उसे रिपेयर किया जा सके और ना ही उसके पार्ट्स को दूसरे प्लेन में फिट किया जा सके, तब इसे मेल्ट करा दिया जाता है या फिर इसे बेच दिया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसे खरीदेगा कौन? दोस्तों, यहाँ पर खरीदने वाले तो बहुत होते हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। कई लोग पुराने प्लेन के ढांचे को या क्रैश हुए प्लेन के ढांचे को रेस्टोरेंट बना देते हैं। प्लेन का कॉकपिट किचन बन जाता है और कैबिन के पैसेंजर्स कस्टमर बन जाते हैं। प्लेन के टूटे मलबे का इस्तेमाल मूवीज में प्लेन क्रैश को दिखाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इस विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।